नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। दूर दूर से लोग अपनी बात को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ पहुंचे थे। सीएम योगी ने इनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। जनता दर्शन में ही अपने परिजनों के साथ पहुंचे बच्चे को सीएम योगी ने चॉकलेट दी। साथ ही दृष्टिहीन एक महिला अपनी समस्या लेकर आई थी। दृष्टिहीन एक पुरुष की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही एक स्मार्ट स्टिक भी दी है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सीएम से मिलकर अपनी फरियाद रखते इन वीडियोज में। ये लीजिए, इसको फोड़ भी हो जाता है। ये आता है ना इसको चलाना? है चलाना आता है? चला लोगे ना? किसी के सिर पे मत मारो। हाँ। लखनऊ में मायावती ने प्रदेश स्तरीय बैठक कर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ बुलाई जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए मायावती अपनी राजनीतिक साख एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगी। साथ ही उस दिन 2027 की विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर संदेश भी दिया जा सकता है। पंचायत चुनाव और 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हालांकि लखनऊ में हुई बीएसपी की राज्य स्तरीय बैठक में फिलहाल फोकस कांशीराम की पुण्यतिथि पर रही। मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि बड़े स्तर पर मनाने की बात कही है। पहले ये कार्यक्रम जिला स्तर और मंडल स्तर पर होता था, लेकिन इस बार के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती खुद मौजूद रहेंगी। ये कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में ही होगा। इस बार माननीय बहन जी सभी ने ये तय किया है कि हम लोग इस बार सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के 9 अक्टूबर को जो जेल रोड पे मान्यवर साहब के नाम पे जो स्मारक बना है, हम लोग वहाँ पे इस बार 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। और माननीय बहन जी ने यह कहा है कि उसमें आप सब लोगों के साथ साथ मैं भी रहूंगी और सब लोग हम लोग एक साथ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है, उत्साह है कि चलिए हम लोग आएंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जुटाएं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने से मायावती अपनी राजनीतिक साख को दिखाने की कोशिश करेंगी। साथ ही उस दिन 2027 की विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर संदेश भी दिया जाएगा। देखिए, अभी माननीय बहन जी ने काफी कुछ बताया है और खास जो आज बैठक थी वो 9 अक्टूबर के जो मानव श्री कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसको भव्य स्तर पे हम लोग मनाने का काम करना है और उसमें जो पुराने जितने रिकॉर्ड हैं उसको भी तोड़ने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा जो नई ऊर्जा लोगों में पैदा करनी इसी रैली के द्वारा आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ उस रैली के बाद में जो ऊर्जा लोगों के अंदर आएगी वो 2027 तक कायम रहेगी। बीएसपी की इस बैठक में आकाश आनंद नजर नहीं आए, जबकि माना जा रहा था कि उनके ससुर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर पूरा परिवार मौजूद रहेगा और इससे सियासी संदेश देने की कोशिश करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि दलित समाज अब सपा से जुड़ रहा है, इससे मायावती घबराई हुई है। मायावती जी एक ऐसे समाज जो वंचित समाज था उसकी नेता थे और वंचित समाज को उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन उन्होंने अपना कार्यशैली तरीका बदल दिया है। इसलिए जो पिछले 5 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस स्थान की पूर्ति कर रहे हैं, उससे दलित
और वंचित समाज का भरोसा हमारी पीडीएस से जुड़ रहा है, जिससे घबरा करके बहन मायावती सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके की हरकत करती है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस बुलाने पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खुद को न सिर्फ मजबूत कर लेना चाहती है, बल्कि मिशन से जुड़े हुए लोगों की घर वापसी भी करवा रही है। इसका ठीक मकसद इसके पीछे ये है कि 2027 चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के अपना एजेंडा सेट करेगी बहुजन समाज पार्टी वहां से। तो कुल मिलाकर के आज की बैठक में तमाम कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों और जिम्मेदारों को ये कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें, ताकि 9 अक्टूबर 2025 को जब राजधानी लखनऊ में यह बड़ा कार्यक्रम हो तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश यहाँ से जाए। तो कुल मिलाकर के आज के जो बैठक थी उसमें आकाश आनंद या फिर उनके ससुर, जिनको कल माफ किया गया, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जो रूपरेखा बनाई गई है वो कुल 9 अक्टूबर को लेकर के बनाई गई है। यानी बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर से अब इलेक्शन के मूड में नजर आएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और दिल्ली में लाल किला परिसर से कलश चोरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उसे हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, लाल किले के सामने परिसर में चल रहे जैन धर्म के एक कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। आरोपी का नाम भूषण वर्मा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मौके से 1 नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। फिलहाल 1 कलश बरामद किया गया है, बाकी 2 कलशों की तलाश चल रही है। बरामद करने के लिए क्राइम ब्रांच गाजियाबाद समेत कुछ अन्य लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद में शराब के नशे में धुत युवकों ने हंगामा किया। आपसी विवाद में इनके बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सामने आया। हंगामे की शिकायत मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवकों ने पुलिस वालों से भी बदसलूकी की। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना सिहानी गेट क्षेत्र में ये वारदात हुई। इधर कानपुर पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ओम प्रकाश दुबे को गिरफ्तार करने के लिए चकेरी पुलिस की 2 टीम मुंबई में डेरा डाले बैठी थी। वो मर्डर की कोशिश के केस में वांटेड था और काफी वक्त से फरार चल रहा था। हमीरपुर में एक महिला अपने 4 मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ महिला ने शादी रचाई, जिसके बाद महिला का पहला पति बच्चों के साथ पहुंचा सरीला, उस जगह पर जहां महिला ने दूसरी शादी की। बच्चों को देखने के बाद महिला पसीज गई और फिर समझौता हुआ। महिला अपने पहले पति के साथ लौट गई। सरीला गांव में भूल भटक कर चली आई थी। हम सब दोनों मिल करके प्रेम भाव से जा रहे हैं और बच्चों के साथ समझौता हो गया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां अपहरण के बाद लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम रखा है। आरोपों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में लड़के की हत्या की गई। वो सामान लाने के लिए बाजार गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई, उसे अगवा किया गया, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी कुएं के अंदर। पुरपाली देहात की हत्या के प्रकरण में पुलिस के द्वारा गहन छानबीन की गई व सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए। अपने 3 साथियों से मिलकर की गई, जिनके नाम कुलदीप, बांके बिहारी व निसार अली है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें से बांके बिहारी व निसार अली की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। शीघ्र ही बाकी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
द मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दोनों बदमाशों पर लड़के पर गोली चलाने का आरोप है। बदमाश दानिश और आमिर गिरफ्तार किए गए। वहीं मेरठ में दूसरी जगह भी एनकाउंटर हुआ, लोहिया नगर में। वहां पर पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में एक महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया। एक नामजद और 5 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। युवती को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के पिता ने जलाकर मारने का आरोप लगाया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इधर बागपत में पोते ने दादी के साथ मारपीट की। 80 साल की बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की ये वारदात रिकॉर्ड हुई है। 1 हफ्ते पहले महिला की नेचुरल डेथ की मौत हुई थी, जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो 1 हफ्ते पहले महिला की मौत हुई है। बताया गया था नेचुरल डेथ है, लेकिन उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो कई अंदेशा यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि क्या महिला की सच में नेचुरल डेथ हुई थी या फिर मारपीट की वजह से उनकी जान गई थी। इधर बागपत में एक परीक्षा हुई, जिसमें पुलिस वाले खुद ही परीक्षा देते नजर आए। एसपी साहब खुद निरीक्षक बन गए। हाथों में कलम लेकर पुलिसकर्मी छात्रों की तरह परीक्षा दे रहे हैं। खुद एसपी साहब परीक्षा की निगरानी करके पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। पुलिस लाइन में आयोजित इस परीक्षा में जिले के तमाम दारोगा और इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस लाइन किसी स्कूल कॉलेज के एग्जाम हॉल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आखिर एसपी सूरज कुमार राय ने यह परीक्षा क्यों ली, अब वो बताते हैं। दरअसल इस परीक्षा में एसपी ने कानून व्यवस्था, विवेचना और साइबर क्राइम से जुड़े सवाल पूछे। इसके अलावा बीएनएस, आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़े विषय के टेस्ट भी इसमें शामिल किए। बागपत पुलिस लाइन में एसपी बागपत और बड़ौत में एडिशनल एसपी की निगरानी में यह परीक्षा की गई। जो नए 3 कानून हैं, मुख्यतः इनके प्रावधान, कुछ साइबर से संबंधित सवाल, कुछ फॉरेंसिक विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे गए थे। जो मुख्य मकसद इस परीक्षा का था, वो नए कानूनों के आए हुए लगभग 1.25 साल हो गए हैं और इन कानूनों की समझ जो भी हमारे विवेचना अधिकारी होते हैं, आईओज होते हैं, उनकी कितनी है वो समझने का था। उसी के आधार पर इनको विवेचनाओं का आवंटन उस ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाया गया है। परीक्षा का मकसद ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनकी विवेचना में सुधार लाना था। एक और मकसद था, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, डीजीपी महोदय का एक इंस्ट्रक्शन था कि हमारी जो पूरी फोर्स है उसमें हम अलग अलग लोग अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो चेक किया जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेंसिक्स की अच्छी जानकारी रखता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अदर लॉज की अच्छी जानकारी है, कौन साइबर की ठीक जानकारी रखता है, और इसी आधार पर अलग अलग डोमेन में इनको बांट के और इनसे उस आधार पर काम लिया जाएगा। बागपत की ये पहल कानून व्यवस्था को नई दिशा देने वाली होगी, जो बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। बागपत से शहजाद राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।